दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। पीटी सीरीज में आप लोगों ने पिछला वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा होगा। आज आप लोग से चर्चा करने जा रहा हूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल में गिनती करते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही जानते हैं। इस सभ्यता में साहित्यिक स्रोत अनुपलब्ध है, यानी साहित्यिक स्रोत ज्ञात नहीं है इस सभ्यता की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में खोज के बारे में। इसका खोज किन्होंने किया था और कब हुआ था। आप लोगों ने देख रहे होंगे कि सर्वप्रथम चार्ल्स मेसोन ने हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात की थी। सबसे पहले चार्ल्स मेसोन ने ही बात की थी हड़प्पा स्थल पे प्राचीन सभ्यता के दबे होने की। इसके बाद देखिएगा 1853 से 56 ईस्वी में कनिंघम ने यहाँ के अवलोकन किया, किंतु कनिंघम ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दे पाए और इसका महत्व को नहीं समझ पाए थे। ठीक है। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई। उसी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी, पूरा नाम है इनका राय दयाराम साहनी, के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। दयाराम साहनी के सहायक थे माधव स्वरूप बख्श। तो ये आपका क्वेश्चन अक्सर आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज खुदाई किसने की थी, तो ये हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है। इनके सहायक थे माधव स्वरूप बख्श। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। सिंधु घाटी सभ्यता रखा जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता कहते क्यों है इसे, हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले तो इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुई थी, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की ही खोज हुई थी, खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता इस यानी सिंधु घाटी के आसपास ही हड़प्पा सभ्यता के यानी इस घाटी के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी के आसपास या सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। अभी तक 350 स्थल की खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता में। सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिले हैं, यानी हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल खुदाई में कहाँ मिले हैं, तो वो है गुजरात। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुजरात सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले हैं, भारत के गुजरात में। अब हम लोग देखते हैं कालक्रम। इसका कालक्रम क्या रहा। कालक्रम के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कालक्रम के जो भी रहे हैं सभी विद्वानों का एक अलग, जैसे जैसे इसका पुरातात्विक खोज होते गए, पुरातात्विक खुदाई होते गई, उस आधार पर कालक्रम भी अलग अलग रहे हैं। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है। वही फियर सर्विस ने इस सभ्यता 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताया है हड़प्पा काल का। कार्बन डेटिंग पद्धति यानी C14 के अनुसार इसका काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका काल निर्धारण किया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है हड़प्पा काल। तो ये आप देख रहे होंगे कि कालक्रम भी अलग अलग, जैसे जैसे खुदाई हुआ है या पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ है उस आधार पर लोगों का कालक्रम भी अलग अलग रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के या विश्व के किन किन क्षेत्रों में है, तो आप लोग भारत के मैप देख रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है आप देख रहे होंगे मैप के थ्रू, यूं आते चल गया है। यहां से लेकर आपका अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान का ये पूरा क्षेत्र, आपका मकरान तक सबसे पश्चिम
प्रांत मकरान था। मकरान में सूतका कैंडोर था। सबसे पश्चिमी क्षेत्र हड़प्पा का सूतका कैंडोर माना जाता है, या मकरान भी हम उसको बोल सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसका जो क्षेत्र था पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इंडिया का फैला हुआ था। इधर पाकिस्तान का सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र था। सबसे उत्तरी आपका इसका सीमा था मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा है। मांडा हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र हो गया। वही सबसे दक्षिणी क्षेत्र हो गया दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिणी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का हो गया। और सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ में हो गया। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूतका कैंडोर या मकरान को माना जाता है। ये हो गया विस्तार सिंधु सभ्यता के। सबसे पश्चिमी क्षेत्र आपका सूतका कैंडोर हो गया। पूर्वी क्षेत्र मेरठ के आलमगीरपुर हो गया। उत्तरी क्षेत्र मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया। और दक्षिणी क्षेत्र आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में हो गया। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, जो पंजाब, हरियाणा, सिंधु, आप देख रहे होंगे सिंधु नदी के आसपास में जितने इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले हैं सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर स्क्वायर था। वहीं उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक इसका लंबाई था। इसका लंबाई रंगनाथ राव ने ही इसका मापन किया था और रंगनाथ राव के अनुसार ही इसका लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण किया गया है। अब हम लोग देखेंगे विकास के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के चरण कैसे रहे और कैसे इसका विकास हुआ। हम लोग विकास के चरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके रखे हैं। नवपाषाण काल हो गया, पूर्व हड़प्पा काल हो गया और पूर्ण विकसित हड़प्पा काल हो गया। नवपाषाण काल में ही आप लोग ने प्रागैतिहासिक काल में देखा होगा। उसी समय से कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की शुरुआत हो गई, लोग अस्थायी ग्रामवास में रहने लगे। तो नवपाषाण काल से ही शुरुआत हो गई थी। देख रहे हो खाद्य पदार्थों का लोग संग्राहक के साथ साथ उत्पादक भी हो गए। ठीक है, उत्पादन में इसी समय खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, नवपाषाण काल में जैसे मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, बलूचिस्तान क्षेत्र में, पंजाब में, सिंध में, राजस्थान, कालीबंगा में इत्यादि में नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। फिर पूर्व हड़प्पा काल को देखेंगे। पूर्व हड़प्पा काल का काल निर्धारण किया गया है 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक। इस समय बर्तन एवं औजारों में तांबे का प्रयोग होने लगा था। यानी हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई। यानी ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता यानी पाषाण काल दोनों साथ साथ चले हैं। ठीक है, तो तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था पूर्व हड़प्पा काल में। चाक द्वारा बर्तन निर्माण भी होने लगा था इस समय। चाक का निर्माण होने से बैलगाड़ी का भी निर्माण यहाँ पे होने लगा था। कृषि में हल का प्रयोग यहाँ पे होने लगा। हल के प्रयोग होने से अधिक मात्रा में खेत की जुताई होने लगा। कम मेहनत में ही खेत की लोग जुताई कर करके अधिक फसल को उपजा सकते थे। इसलिए अस्थायी ग्रामवास की शुरुआत हुई थी। अन्नागारों का निर्माण हुआ। अन्नागार हड़प्पा में देखिएगा अन्नागार भवन भी मिले हैं। अन्नागारों के निर्माण से वहां पे धान कोठार यानी अन्न रखने की वो व्यवस्था होने लगी। सुदूर व्यापार प्रारंभ, सुदूर क्षेत्र से व्यापार प्रारंभ हो गया। तो इससे कहते हैं यहाँ पे अस्थायी ग्रामवास भी विकसित हो गया। नेक्स्ट देखिए पूर्ण विकसित हड़प्पा। पूर्ण विकसित हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था 12,996 किलोमीटर स्क्वायर फीट था। स्थल लगभग 1400 किलोमीटर था। 8 से 9 स्थल जो थे वो नगरीय थे। हड़प्पा काल में 8 से 9 स्थल जो थे वो नगरीय माना जाता है। जैसे सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर, राजस्थान इत्यादि जो थे वो नगरीय सभ्यता माने जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता आखिर किसको बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का निर्माता
कौन थे, यहाँ सिंधु सभ्यता बसा कैसे, उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता यानी सिंधु सभ्यता का उद्भव, इसका उद्भव भी, निर्माता या उद्भव भी हम बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता के उद्भव की सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत जहां कह सकते हैं कि अपर्याप्त जानकारी देते हैं, वहीं साहित्यिक स्रोत बिल्कुल अनुपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत आप देख रहे होंगे अलग 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 इतिहासकारों ने अलग अलग अपना बयान दर्ज किया है, यानी अलग अलग वो बोले हैं इसके बारे में। पुरातात्विक माध्यम से ही इसका प्रमाण मिलता है, साहित्यिक स्रोत नहीं है। प्राप्त साक्ष्य से हड़प्पा की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति नजर आती है। जो भी स्रोत मालूम, मंगोलाइड हो गए, अन्य तरह के यहाँ मिश्रित प्रजाति या मिश्रित जनसंख्या के बारे में ही पता चलता है। देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोटो अस्ट्राइड रहते थे, भूमध्य सागरीय की जानकारी मिली है, अल्पाइन की, मंगोलाइड की। ये 4 प्रजाति मुख्य रूप से हड़प्पा काल में मिलती है। तो लोग इससे समझ पाते हैं कि यहाँ पे मिश्रित जनजाति रहती थी। आमतौर पर धारणा कि लोग भूमध्य सागरीय थे, मतलब आमतौर पर ये धारणा लोगों में बैठ गई है, या सभी इतिहासकारों का एक आम राय है कि लोग भूमध्य सागरीय थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने आय वे माने हैं। सिंधु घाटी की जो उद्भव है लोग आर्य से उत्पन्न मानते हैं, आपका लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने। वही सुमेरियन से उद्भव मानते हैं गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सुमेरियन से हुआ है। वही द्रविड़ से मानते हैं राखल दास बनर्जी। द्रविड़ से उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता के राखल दास बनर्जी मानते हैं। वही दस्यु या दास से व्हीलर मानते हैं। किंतु सबसे ज्यादा मान्य मत जो है वो द्रविड़ से उत्पन्न ही है, यानी राखल दास बनर्जी का मत स्वीकार्य है, यानी द्रविड़ सभ्यता से उत्पन्न ही हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषताएं। चूंकि महत्वपूर्ण स्थल और उसकी विशेषताएं अगला वीडियो में मैं पूरा सीरीज का बताऊंगा। आज सिर्फ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसका महत्वपूर्ण स्थल और उसकी विशेषताएं पे पूरे एक वीडियो में बना करके डालूंगा, क्योंकि जो भी मेन क्वेश्चन इस पार्ट से पूछते हैं, कौन सी स्थल से किस चीज मिला हुआ है और कहां पे है वो, तो इससे रिलेटेड मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो वही महत्वपूर्ण स्थल और इसकी विशेषता पर ही आधारित होगा। आप हड़प्पा देखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, जो मोंटगोमरी जिला वर्तमान में आपका साहिवाल यानी पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 इसमें दयाराम साहनी ने किए थे। आप शुरू में ही देखे होंगे दयाराम साहनी का जो सहायक थे वो माधव स्वरूप वत्स थे। दयाराम साहनी ने ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। ये आपका क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किन्होंने की थी, तो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा जो शहर था वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। पहला दुर्ग था और दूसरा रिहायशी इलाका था। दुर्ग को ईंट की दीवारों से घेरा जाता था, किंतु कच्ची ईंट का ही इस्तेमाल हड़प्पा काल के दुर्ग को घेरने में किया गया था। ठीक है, मजदूरों का आवास और अन्नागार भी हड़प्पा काल में मिला है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि मजदूरों का आवास कहां से मिला है? हड़प्पा काल से। अन्नागार भी हड़प्पा काल से मिला है। 6 के कतार में धान कोठार यहाँ पे मिले हैं। 6 के कतार में धान कोठार, ये आपका क्वेश्चन पूछे हुए और पूछते आया 6 के कतार में ये कहां से धान कोठार मिले हुए हैं, तो वो आपका हड़प्पा हो गया। श्रमिक आवास की भी जानकारी मिलती है हड़प्पा से। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र इंकित है, यानी एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र किस सभ्यता यानी किस स्थल से मिला है, तो वो हड़प्पा काल है। धोती पहने हुई एक मूर्ति का चित्र मिला है हड़प्पा काल से। शंख का बना हुआ एक बैल मिला है,
ये क्वेश्चन भी पूछे हुए, शंख का बना हुआ बैल कहाँ से मिला है, तो वो आपका हड़प्पा से ही हो गया। नटराज की आकृति वाला मूर्ति यहाँ पे मिला है, ठीक है। तांबे की बनी इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिला है। तांबे से बना इक्का गाड़ी का मतलब होता है कि यहाँ पे बैलगाड़ी की शुरुआत भी हो चुकी थी। आप देखोगे चाक का भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। तो इससे लोगों को ये अस्थायित्व प्रदान होने लगा। पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ मिला है। पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ एक मुहर से मिला है, ठीक है। कांसे का दर्पण मिला है हड़प्पा से। सिर के बल खड़ा एक स्त्री का चित्र मिला है, जिसके नाभि से एक पौधा प्रस्फुटित होते हुए दिखाई दिया है, यानी प्रकृति का भी उस समय महत्व दिखलाया गया है, ठीक है। एक मुद्रा पर खरगोश का अंकन मिला है। मुद्रा पर खरगोश का अंकन कहाँ से मिला है, तो वो है हड़प्पा। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िए कि मतलब रटना नहीं पढ़े, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में इसको सिर्फ 2 बार रीडिंग डालिए और 2 बार मेरा लेक्चर सुन लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। कब्रिस्तान से R37 नामक कब्र के ताबूत मिले हैं। R37 नामक कब्र कहाँ से मिले हैं, तो वो है हड़प्पा। एक भी पूछे हुए R37, याद रखिएगा। कब्र कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे हड़प्पा से ही मिले हैं, यानी सिंधु सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे कहाँ से, हड़प्पा से ही मिले हैं। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी बैल का अंकन है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा के मुहरों पर एक श्रृंगी बैल यानी पशु का अंकन है, तो इससे भी पता चलता है कि हड़प्पा काल यानी सिंधु सभ्यता में आपका शिव की भी पूजा किया जाता था। तो ये चीज आप देखोगे, यहाँ से नटराज की भी मूर्ति मिला ही है। तो ये आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में टोटल लेकर के आऊंगा। महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषता, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थल से ही कहां से क्या मिला है उसकी जानकारी रहना जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो महत्वपूर्ण स्थल और उसकी विशेषता रहेगा। इसके बाद मैं सिंधु घाटी की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी अलग अलग उसको कर करके इस टाइप का बताऊंगा कि आप लोग को रटना नहीं पड़े, बिल्कुल इजी वे में पढ़िए और याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, बाय बाय।